हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पाठ में हमने कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। इस पाठ में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको ध्यान से सुनिए और इनको याद कीजिए। शुरू करते हैं। प्रश्न है, लेखक के बचपन में साथ खेलने वाले साथी कैसे हुआ करते थे? उत्तर, बचपन में लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी उसके जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो उसकी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। उन सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। वे कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माता पिता ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये आड़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। इस तरह के जो माता पिता होते थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे, यानी कि खाता, यानी कि जो आपका हिसाब होता है, सैलरी का हिसाब, दुकान में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसका हिसाब किताब। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का काम सिखा देगा। वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम चा भी सीख नहीं पाया। यानी कि उन्होंने मुनीम जी की तारीफ करी, उन्होंने स्कूल को मुनीम जी से कम इंपॉर्टेंस दी। ठीक है बच्चों, यह है इसका उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी स्थिति में लड़कों को स्कूल अच्छा लगने लगता था? वहां उन्हें चमत्कार सा क्यों प्रतीत होता था? इसका उत्तर है, जब पीटी मास्टर स्कूल में स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे तब लड़कों को स्कूल अच्छा लगने लगता था। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो वो हवा में लहराती थी और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियां और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। जब लड़के कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और कहते, शाबाश, वेल, बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाशी ऐसे लगने लगती जैसे लड़कों ने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों, यानी कि मेडल जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुडो यानी कि गुड से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जगता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति लड़कों की प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाशी दे दे या कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी। बच्चों, ये तो देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है। आपको भी स्कूल समय में जब गुड मिलता था, वेरी गुड मिलता था, तो आप कितने एक्साइटेड हो जाते थे। आप घर में जाकर अपनी नोटबुक अपनी मम्मा को, पापा को, अपने बड़े भाई दीदी को दिखाते थे। तो ये चीज ही इन बच्चों के ऊपर लागू होती है कि जब इनको गुड मिल जाता था या इनको कोई वेल डन कह देता था, शाबाश कह देता था, तो उनको बहुत खुशी होती थी। वही इस उत्तर में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं। आप भी अब तक के अपने स्कूली जीवन की घटनाओं में से ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जो आपके जीवन को नैतिक मूल्यों के प्रति मोड़ने में प्रेरक सिद्ध हुई हैं। उत्तर है,
वास्तव में बचपन की अनेक यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं। अनेक अवसरों पर किसी प्रसंग या अनुभवों के घटने पर उन घटनाओं की बस यादें इतनी महत्वपूर्ण और निर्णायक होती हैं जो हमारे जीवन को ही एक नई दिशा प्रदान कर देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला देती हैं। मेरे जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं अवश्य घटी हैं जिनका मेरे ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। एक घटना ने तो मेरे जीवन के प्रति मेरी सोच को ही परिवर्तित कर दिया। जब मैं काफी छोटा था तो अपनी कक्षा में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की बहुत हंसी उड़ाया करता था। उनकी पुरानी पुस्तकों और पुस्तिकाओं यानी कि कॉपी और बुक्स को देखकर और लेकर उन्हें खूब चिढ़ाता रहता था, और इस दौरान मैंने कभी इस गलती को महसूस नहीं किया। इसी बीच एक बार मेरे पिताजी किसी वजह से अपने कार्यालय से निलंबित कर दिए गए, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस दौरान उनके वेतन में भी काफी कटौती हो गई। घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। पैसे की अत्यधिक कमी होने के कारण अगले वर्ष की कक्षा में जाने पर मुझे भी पुरानी पुस्तकें ही खरीदनी पड़ी। घर में अत्यधिक तंगी होने के कारण कई कॉपियों की जगह सीमित कॉपियां ही मुझे नई खरीदनी पड़ी। अन्य कॉपियां भी पुरानी ही इस्तेमाल में लानी पड़ी, यानी कि जो कॉपियां थी पहले मैं बहुत महंगी वाली खरीदा करता था, लेकिन जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे पिताजी के सस्पेंड होने के बाद खराब हो गई तो उसके बाद मैंने बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही कम रेट वाली कॉपियां भी खरीदी। पहले मैं बहुत अच्छी खरीदता था, उसके बाद मुझे कम रेट वाली कॉपियां खरीदनी पड़ी और अन्य कॉपियां भी पुरानी इस्तेमाल में लानी पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि किसी की आर्थिक मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और मैं यह भारी गलती लगातार कुछ वर्षों तक करता रहा था। मैंने अपनी कक्षा के ऐसे सभी पुराने साथियों से अपनी इस गलती के लिए दिल से क्षमा मांगी, सॉरी बोला उन्हें। उस दिन से मेरे जीवन में एक बड़ा भारी नैतिक परिवर्तन हुआ और मेरा हृदय गरीब व्यक्तियों के प्रति हमेशा के लिए सहानुभूति से भर गया। इस घटना के बाद मैंने कभी किसी की खराब आर्थिक स्थिति की हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि यथासंभव उनकी मदद करने की भरपूर कोशिश की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक गुरदयाल सिंह फूलों का क्या करता था? उत्तर, बचपन में लेखक को फूलों की सुगंध बड़ी मनमोहक प्रतीत होती थी। उन दिनों स्कूल की क्यारियों में गुलाब, गेंदा और मोतिया के फूल उगाए जाते थे। लेखक चपरासी की आंख बचाकर एक दो फूल तोड़ लिया करता था। वह उन्हें देर तक सूंघता रहता था, फिर उन्हें जेब में डाल लेता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को अनुशासित बनाए रखने के लिए क्या तरीके निर्धारित हैं? सपनों के से दिन पाठ में अपनाई गई विधियां आज के संदर्भ में कहां तक उचित लगती हैं? जीवन मूल्यों के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यह बड़ा प्रश्न है बच्चों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। समय के साथ साथ हर स्तर पर बदलाव दिखाई देता है। यही कारण है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भी बदल गई है। बच्चे वही हैं, उनकी मानसिकता वही है, इच्छाएं वही है, मनोरंजन की चाहत भी वही है, पर हर चीज का ढंग बदल गया है। सपनों के से दिन पाठ के अनुसार छात्र विद्यालय जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि विद्यालयों में स्कूलों के पठन पाठन का अनाकर्षक ढंग उन्हें लुभाने में सक्षम नहीं था। विद्यालय में दी गई दिशाहीन शिक्षा और अध्यापकों का अत्यधिक कड़ा स्वभाव छात्रों को विद्यालय जाने से विमुख करता था, यानी कि छात्र वहां जाना ही नहीं चाहते थे। छात्र स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते रहते थे, परंतु आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। छात्रों को अपने भविष्य और वर्तमान के विषय में अधिक चिंता रहने लगी है। वे अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहते। वे अपने स्कूली जीवन के प्रत्येक क्षण को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालय जाना और प्रत्येक विषय का भरपूर ज्ञान पाना उनका लक्ष्य है। खेल और मनोरंजन भी इस लक्ष्य के साथ जुड़े रहते हैं। वर्तमान समय में जीवन मूल्यों में भी बदलाव आया है, इसीलिए कह सकते हैं कि पाठ में अपनाई गई विद्या आज के संदर्भ में उचित नहीं है। बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं थोपने की अपेक्षा उनकी रुचियों को जानने की आवश्यकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके पढ़ाया नहीं जा सकता। वस्तुतः विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए सपनों के से दिन पाठ में जो पद्धति अपनाई गई है वह बालकों के मानसिक और उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं हो सकती। इसीलिए वर्तमान शिक्षा पद्धतियां ही अधिक उचित हैं। अगला प्रश्न,
बच्चों के से दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्कूल की छुट्टियों के शुरू के और आखिरी दिनों में बच्चों की दृष्टि में क्या अंतर होता था। उत्तर, स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे छुट्टियों का काम समाप्त करना चाहते थे, परंतु यह सोचकर कि अभी काफी समय है, स्कूल जाने के लिए तो महीना भर है, सारा समय गंवा देते थे। फिर हिसाब लगाते कि कितना काम कितने दिनों में समाप्त होगा, परंतु खेलते खेलते 10 दिन और बीत जाते। आखिरी दिनों में जब छुट्टियां बीतने लगती तो लड़के दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता, लड़के उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी, जो 200 से कम सवाल कभी देते ही नहीं थे, उनके मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें यानी कि करें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक को स्कूली जीवन क्यों नहीं अच्छा लगता था? उत्तर है, लेखक और उसके साथियों को स्कूली जीवन अच्छा नहीं लगता था। केवल 5-6 बच्चों को छोड़कर शेष सभी बच्चे रोते धोते स्कूल जाते थे। इसके कई कारण थे। 1, उनके लिए स्कूल कोई आकर्षक जगह ना थी। नंबर 2, अध्यापक भय का वातावरण बनाए रखते थे। नंबर 3, पीटी मास्टर तो साक्षात यमराज थे। 4, बच्चों पर ढेर सारा गृह कार्य लाद दिया जाता था। वे काम करने की बजाय मार खाना पसंद करते थे। प्रश्न, छात्रों के नेता ओमा के सिर की क्या खासियत थी? उत्तर, छात्रों के नेता ओमा का सिर हांडी जितना बड़ा था। यह सिर उसके ठिगने शरीर पर ऐसे लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। बच्चों, आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कई बार सुनिए। सुनने के बाद इनको लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप इनको सरलता से याद कर पाएंगे और इनको परीक्षाओं के समय लिख भी पाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले पाठ में। बाय।